नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर टनकपुर से सामने आ रही है, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान टनकपुर नगर पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री गडकरी ने गांधी मैदान में आयोजित जनसभा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद अजय भट्ट और अजय टम्टा भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने नितिन गडकरी को उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े प्रतीक चिन्ह भेंट के स्वरूप में दिए। अनेक योजनाओं का यहाँ पर 8 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनका शिलान्यास किया गया है। इसके लिए मैं इस पूरे क्षेत्र की, कुमाऊं क्षेत्र की देवतुल्य जनता की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो परियोजनाएं जिनके लिए हम लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वो सारी परियोजनाओं का आज भूमि पूजन हो गया है। और जो स्वप्न हमने देखा था, जो एक संकल्प लिया था, वो सारी योजनाएं आज धरातल पर उतर रही हैं। मजबूत नींव रखने वाले और मैं कह सकता हूं विकास पुरुष आदरणीय नितिन गडकरी जी का उत्तराखंड पधारने पर आप सब की तरफ से 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी का ये सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी जी का हम सबको यहाँ पर आज उद्बोधन भी मिलने वाला है। और निश्चित रूप से आपका उद्बोधन कई सारे आयामों को लेकर होता है। वो हम सब लोगों के लिए, जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उन सबको एक नई ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगा। आपका अटल संकल्प एवं अंत्योदय के लक्ष्य को परिपूर्ण आपका राजनीतिक जीवन, जो एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में प्रारंभ हुआ, हम सभी लोगों को प्रेरणा प्रदान करता है। मजबूत केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर चंपावत जिले के टनकपुर में रहे, जहां केंद्रीय मंत्री गडकरी ने 2200 करोड़ से अधिक विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास व लोकार्पण किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित किया। जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 9 है, पूरा पिथौरागढ़ से लेकर टनकपुर तक विभिन्न स्थानों पर आप देखते होंगे, अक्सर हमको समस्या आ जाती थी कि थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ा सा मौसम खराब हुआ तो सड़क बंद हो गई। उन सब पर बहुत न्यूनता आई है और आने वाले समय में बिल्कुल हमारा ये सड़क जो है हर मौसम में 24 घंटे चलने लायक हो जाएगा। उसके लिए आपने हमको सारी धनराशि भी दी है, सारी स्वीकृतियां भी दी है। ऐसे बहुत सारे काम, नेपाल से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जो ड्राई पोर्ट है उसका निर्माण भी तेजी से चल रहा है। जल्दी वो काम भी हो जाएगा। अभी हम नीचे उसका वो जो प्रेजेंटेशन लगा हुआ था वहां हमने देखा है। टनकपुर से जलजीबी मोटर मार्ग, इसका 55 किलोमीटर का काम अभी तक पूरा हो गया है, जिसमें 308 करोड़ की धनराशि से किया जा रहा है। एक बड़ा जंक्शन टनकपुर में आज पूरे कुमाऊं क्षेत्र की 2215 करोड़ रुपए की योजनाओं के भूमि पूजन के अवसर पर, शिलान्यास के अवसर पर हम सब के बीच में, जिनसे अभी भाई अजय टम्टा जी कह रहे थे कि जिनसे हमको किसी भी योजना के बारे में कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। हमारे मांगने से पहले ही वो पहले से ही देने के लिए तैयार रहते हैं और कहते हैं जितना चाहिए उतना ले जाओ, आप अपनी औपचारिकताएं पूरी करो, और सारी स्वीकृति देते हैं। स्वयं हम सब की चिंता करते हैं। राज्य के अंदर बहुत सारी जो योजनाएं आज चल रही हैं, चाहे वो 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, चाहे वो भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, या हमारे रोपवे के परियोजनाएं हों, उन सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम जिनके मंत्रित्व कार्यकाल में हमारे राज्य के अंदर हुआ है, उत्तराखंड में जो हमारी कनेक्टिविटी है उसको मजबूत करने के लिए हम अपनी प्राथमिकता से इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। क्योंकि सड़कें अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से हमको बहुत आसानी होगी। जब हम तुलना करें कुछ सालों पहले हमको पिथौरागढ़ जाने में कितनी परेशानियों का यहाँ से सामना करना पड़ता था,
उसके बाद हम पिथौरागढ़ से जब टनकपुर तक पहुंचते थे और टनकपुर से हमको रुद्रपुर जाना है, हरिद्वार जाना है, देहरादून जाना है या रामपुर मुरादाबाद होते हुए या हमको दिल्ली जाना है, तो कितनी कठिनाइयों का हमको सामना करना पड़ता था। भाइयों बहनों, बिल्कुल कमर टेढ़ी हो जाया करती थी। मैं स्वयं कई बार देहरादून जाता था खटीमा से, तो कई घंटे लग जाते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी के मार्गदर्शन में हमारे सीमांत इलाकों में आज सड़क का नेटवर्क बन रहा है। तेजी से वहां तक सड़कें जा रही हैं, सुविधाएं पहुंच रही हैं, विकास जा रहा है। और सामरिक दृष्टि से भी ये अति महत्वपूर्ण सड़क नेटवर्क की जरूरत जो कई सालों से जहां महसूस की जा रही थी, आदि कैलाश तक जाने वाली सड़कों का निर्माण हो रहा है। जौलीकौंग तक सड़क पहुंच गई है, गुंजी तक सड़क पहुंच गई है। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी वहां पर अपना दौरा किया और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 18,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर आदि कैलाश और पार्वती कुंड के उन्होंने दर्शन किए हैं। देहरादून में 7,200 करोड़ की लागत से 43 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड का डीपीआर नवंबर 2024 में पूरा होगा और इसी साल देहरादून के रिंग रोड का काम शुभारंभ होगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। हरिद्वार में 16 से 3 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास अक्टूबर 2024 में बन जाएगा। रुद्रपुर में 1,051 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का काम जनवरी 2024 में पूरा हो जाएगा। काशीपुर से रामनगर जिम कॉर्बेट तक 472 करोड़ की लागत से 18 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का जून 2024 बन जाएगा। दिल्ली से मेरठ मुरादाबाद से जिम कॉर्बेट जाना आसान हो जाएगा। काठगोदाम से नैनीताल के लिए 710 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का मार्ग 2024-26 में बन जाएगा। दिल्ली से नैनीताल जाने वाले पर्यटकों की यात्रा सुगम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश से नेपाल के लिए कनेक्टिविटी हो जाएगी। घाट से अल्मोड़ा तक 1260 करोड़ की लागत से 90 किलोमीटर 2 लेन का डीपीआर जून 2024 में पूरा होकर काम शुरू करेंगे। जागेश्वर धाम, अल्मोड़ा तथा कटार देवी हिल स्टेशन में कनेक्टिविटी हो जाएगी। बद्रीनाथ से माना पास तक 574 करोड़ की लागत से 51 किलोमीटर 2 लेन मार्ग का निर्माण अक्टूबर 2027 तक पूरा हो जाएगा। सरस्वती के उगम स्थल देवताल की कनेक्टिविटी सुधर जाएगी। जोशीमठ में 270 करोड़ की लागत से 6.3 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर बाईपास का निर्माण 2025 तक पूरा होगा, जिससे जोशीमठ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रुद्रपुर से काठगोदाम, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, कर्णप्रयाग तक 4,500 करोड़ की लागत से 284 किलोमीटर 2 लेन का डीपीआर दिसंबर 2024 तक बन जाएगा। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोड होगा कि मुरादाबाद से 4 धाम यात्रा के लिए अतिरिक्त कनेक्टिविटी मिलेगी। मानस खंड के आदि बद्री, भवाली, रानीखेत जाना सुगम हो जाएगा। एलिफेंट कॉरिडोर के कारण फॉरेस्ट विभाग के द्वारा काम रुकवा दिया गया था। जिम कॉर्बेट के पास 30 करोड़ की लागत से 220 मीटर में धनगढ़ी ब्रिज का कार्य आरंभ कराया गया है और फरवरी 2025 तक वो पूरा जाएगा। रामपुर, काशीपुर आने जाने वाले को सुविधा मिलेगी। पनौद में 28 करोड़ की लागत से 175 मीटर लंबे ब्रिज का काम 2 साल में से रुका है, अब शुरू हो गया है, वो 2025 तक पूरा हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली से देहरादून। अब ये उत्तराखंड की शक्ल ही बदल देगा। दिल्ली से देहरादून इस साल दिसंबर के अंदर, इसी साल में 2 घंटे में होगा। 2 घंटे में लोग अब देहरादून में रहेंगे और दिल्ली जाएंगे काम करने के लिए, दिल्ली से वापस आएंगे। अभी मेरठ में मैं गया था तो लोग मुझे बता रहे थे कि पहले 4.5 घंटे लगते थे, अब मेरठ से दिल्ली जाने के लिए 45 मिनट लगते हैं। अब मेरठ में जो लोग दिल्ली रहते थे वो मेरठ में अपने बंगले बनाए और दिल्ली जाने लगे। और लोग मुझे बता रहे थे कि आज कैनॉट प्लेस पर हम मेरठ से आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं और
सबसे हमारे आस्था का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर के लिए टनकपुर से पिथौरागढ़ तक मार्ग बनाया जा रहा है। पिथौरागढ़ से घटियाबागढ़ होकर लिपुलेख तक सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। टनकपुर से लिपुलेख तक 366 किलोमीटर 5,200 करोड़ रुपए लागत लगाकर हम ये काम कर रहे हैं। 234 किलोमीटर काम पूरा हो गया है, 36 किलोमीटर का काम चालू है, यानी 300 किलोमीटर का काम लगभग आने वाले 3-4 महीने में पूरा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। हल्द्वानी में वनभूलपुरा में हुए दंगे के बाद प्रशासन और पुलिस ने पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया है, जिसमें शहर के इमाम, मौलाना सहित गणमान्य लोग शामिल रहे। इस दौरान जिलाधिकारी और एसएसपी ने सभी लोगों से शहर में अमन और चैन बनाए रखने की अपील करते हुए लोगों से कहा है कि 8 फरवरी को उपद्रव, आगजनी और दंगा करने वाले कई लोग आज भी वहां रह रहे हैं। स्थानीय लोगों से अपील की है कि वह जिम्मेदार नागरिक बनकर इन लोगों को चिन्हित करने और प्रशासन के हवाले करने में मदद करें। जो स्टेक होल्डर्स हैं हल्द्वानी शहर के, जिनमें अलग अलग पक्षों के, अलग अलग धर्मों के, संप्रदायों के लोग हैं, मुस्लिम, हिंदू, अलग अलग व्यापार मंडल है और पत्रकार हैं, विभिन्न हितधारक व्यक्ति हैं, उनके साथ एक बैठक करी है और सभी से सहयोग की अपील करी है, क्योंकि आगे धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस में ढील दी जाएगी। तो हमारी ये सबसे अपील है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, आगे भी किसी प्रकार की कोई घटना आगे हल्द्वानी में ना हो, इसीलिए सभी पक्षों के साथ आज ये बैठक रखी गई थी। तो खोल दिया गया है, सिर्फ वनभूलपुरा क्षेत्र में लगा है। पहले अश्योर करेंगे अपने आप को कि आगे कोई इस तरह की ऐसी चीज़ नहीं होगी, फिर धीरे धीरे चरणबद्ध रूप में खोलेंगे। देखिए, वनभूलपुरा में जो कर्फ्यू है वो अभी लगा हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो हल्द्वानी शहर का बाकी हिस्सा है उसमें स्थिति सामान्य है। और वनभूलपुरा में भी धीरे धीरे जो है हमारे द्वारा जो वहाँ की पब्लिक है उसको एसेंशियल सर्विसेज की जो सप्लाई वो की जा रही है। इसमें हम समयानुसार निर्णय लेंगे कि कब उसमें ढील देना है, लेकिन इसके साथ ही उन घरों की कुछ तलाशी के लिए और जिलाधिकारी के आदेश पे कुछ जो लाइसेंसी वेपन है उनको कब्जे में लेने का कार्य किया जा रहा है। और जो कुछ सस्पेक्ट लोग हैं और जो कुछ नामजद लोग हैं जो अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास भी किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य की मूल अवधारणा पहाड़ों के विकास से जुड़ी हुई है और उसके लिए गैरसैंण एक ऐसा नाम था जिसके नाम पर सभी लोग सहमत हुए, लेकिन अब जनप्रतिनिधि इस गैरसैंण को ही गैर करने का काम कर रहे हैं। वहीं गैरसैंण में बजट सत्र आहूत न कर विधायक देहरादून में बजट सत्र करने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद से सियासत गर्म हो गई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैतुर। अब बजट सत्र गैरसैंण में हो या देहरादून में हो, ये फैसला तो सरकार को लेना है। सरकार जो फैसला लेगी हम उसके लिए तैयार हैं। वो गैरसैंण में जो है बजट सत्र करना चाहती है तो हम गैरसैंण जाने के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के बाद अब बजट सत्र की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार फिर बजट सत्र में राज्य की मूल अवधारणा के विपरीत कार्य हो रहा है। सरकार ने जब गैरसैंण में बजट सत्र आहूत करने का फैसला लिया था तो सरकार के पास विधायकों ने सत्र को गैरसैंण के बजाय देहरादून में आहूत करने की मांग की थी, जो गैरसैंण को फिर से गैर बना रहा है। माननीयों को ठंड का डर, गैरसैंण की मुश्किल डगर, दून में हो सत्र, स्पीकर को लिखा पत्र। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, लेकिन पहाड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि ही पहाड़ को गैर समझने लगे हैं। और ये हम नहीं बल्कि उत्तराखंड विधानसभा के माननीय विधायक कह रहे हैं, जिन्हें पहाड़ नहीं चढ़ना है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जल्द होने जा रहा है, लेकिन सत्र से पहले ही सत्ता और विपक्ष दोनों ही दलों के विधायकों ने सरकार को लिखित पत्र भेज गैरसैंण में न जाने की इच्छा जाहिर की और बजट सत्र को देहरादून में आहूत करने की मांग कर डाली है। आलम यह है कि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, वो बता रहे हैं कि उनके पास विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र पहुंचा है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के विधायक गुहार लगा रहे हैं कि गैरसैंण में ठंड है, इसीलिए दून के खुशनुमा मौसम में ही सत्र का कामकाज निपटा लिया जाए तो बेहतर होगा।
देखिए, जिस प्रकार से हमारा अब बजट सत्र बहुत जल्द हम लोग लाने वाले हैं और सरकार की इच्छा है कि हम लोग उसे गैरसैंण में लाएं, लेकिन इस दौरान कुछ माननीय विधायकों ने लिख के दिया है कि आगामी सत्र जो है वो गैरसैंण के बजाय देहरादून में हो। तो उसमें लगभग सभी दलों के लोग उसमें शामिल हैं। अब चूँकि कई चीज़ें देखी जाती हैं, सामान्य रूप से जब वहाँ पर सत्र होगा, ये बात तो ठीक है, वहाँ बहुत ठंड होगी। गैरसैंण में सत्र को लेकर हो रही सियासत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार की इच्छा है जहां चाहे वह सत्र कराए, जबकि कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार को अपनी इच्छा शक्ति बढ़ानी चाहिए। जिस गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है वह सत्र होना ही चाहिए। देखिए, सत्र कराना ये संसदीय परंपरा का हिस्सा है और विधानसभा अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे उसका सब लोग चलेंगे। किसी व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है कि बजट सत्र ये अनुपूरक बजट है, बजट सत्र नहीं है। जब बजट सत्र आएगा उस पर इस चीज का निर्णय लिया जाता है। नहीं, देखिए, अब बजट सत्र गैरसैंण में हो या देहरादून में हो, ये फैसला तो सरकार को लेना है। सरकार जो फैसला लेगी हम उसके लिए तैयार हैं। वो गैरसैंण में जो है बजट सत्र करना चाहती है तो हम गैरसैंण जाने के लिए तैयार हैं। विधानसभा सत्र गैरसैंण में हो, इसके लिए पूर्व में सरकार संकल्प भी ले चुकी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार के पास अपने ही बीजेपी के विधायकों के साथ कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों का सिग्नेचर किया पत्र पोस्ट हुआ है, जिसमें उन्होंने देहरादून में ही सत्र कराने की गुहार लगाई है। यानी गेंद अब सरकार के पाले में है कि वो गैरसैंण की दूरी पाटेगी या फिर दून में ही सत्र का कामकाज पूरा होगा। देहरादून से अब है कैंतुरा की रिपोर्ट। अगली खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा को देखते हुए प्रदेश बीजेपी संगठन लाभार्थी सम्मेलन चलाया जा रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य के लाभार्थियों को सीधा जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ये सम्मेलन लोकसभा क्षेत्रों से लेकर ब्लॉक स्तर तक आयोजित कराया जाएगा ताकि पार्टी लोकसभा चुनाव का प्रचंड जीत का लक्ष्य हासिल कर सके। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार में हर वर्ग के व्यक्तियों को लाभ दिया जा रहा है, जिसके चलते अब पार्टी उन्हीं कार्यों की बदौलत जन जन तक पहुंचेगी। अभी पूरे प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, हम लोगों ने जिन जिन जनों तक, जिन जिन मतदाताओं तक, जिन जिन नागरिकों तक पहुंचाई थी, उन सभी से भारतीय जनता पार्टी का एक संपर्क का अभियान है। और उस संपर्क अभियान के तहत अभी लोकसभा स्तर पर हमारे लाभार्थी सम्मेलन चल रहे हैं। उसमें हमारा पौड़ी का सम्मेलन हुआ है, आज हरिद्वार अल्मोड़े का सम्मेलन है और उसके तत्पश्चात ये लाभार्थी सम्मेलन लोकसभा के बाद सीधे मंडल स्तर पर होने और मंडल स्तर के बाद बूथ बूथ तक हमारे कार्यकर्ताओं को वो सूचियां सारी दी जाएंगी जिनको किसी न किसी रूप में मोदी जी की सरकार का और धामी जी की सरकार का लाभ मिला है, उन सब से भारतीय जनता पार्टी का संपर्क करने का एक अभियान है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं, जिसे बीजेपी प्लस पॉइंट मानकर जीत का इशारा समझ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का चुनाव न लड़ने के पीछे वजह इस बार मोदी माहौल है, जो कांग्रेस का अनुकूल नहीं बल्कि बीजेपी के साथ है। देखिए, वो चुनाव लड़ें या न लड़ें, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये बहुत ही अनुकूल ये समय है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से जन जन में उनका प्रभाव है और उत्तराखंड की आम आदमी, आम मतदाता मैं कहना चाहूँगा, वो एक बार फिर मोदी जी को दिल्ली की कुर्सी पर देखना चाहता है। और कांग्रेस के जितने भी सीनियर लीडर हैं, जैसा आपने मुझे बताया, इन सब इन्होंने हथियार डाल दिए हैं और उनको नहीं लगता कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। ये मोदी जी का प्रभाव है और जिन्होंने
राम का विरोध किया, ये उनके लिए तमाम सनातनियों का अभिशाप भी है। अगली खबर जसपुर से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है ताकि चुनाव को शांतिपूर्ण कराया जा सके। उसी को लेकर जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में मंडी सभागार उप जिलाधिकारी ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर के साथ बैठक की है। बैठक में केंद्रों का निरीक्षण करने पर जोर दिया गया। चुनाव के मद्देनजर जसपुर क्षेत्र में 145 बूथ बनाए गए हैं और 88 मतदाता केंद्र बनाए गए। कोई भी जो विधानसभा या लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है वल्नरेबिलिटी मैपिंग। ऐसे जगहों का चिन्हित करना कि जहाँ पे कुछ लोगों को या तो प्रभावित किया जा सकता है या कुछ लोगों को वोट देने से रोका जा सकता है या वहाँ पे राजनीतिक प्रतिनिधित्व है या वहाँ पे कोई ऐसे अपराध हुए हैं इलेक्शन से रिलेटेड जिसको टैकल किया जाना ज़रूरी है। तो ऐसी जगहों को, ऐसे बूथ्स को, ऐसे पॉकेट्स को, ऐसे वर्गों को, ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए कि जो चुनाव में या विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं, उसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा जो है सर्टेन फॉर्मेट्स पे रिपोर्ट दी जाती है और उस रिपोर्ट से पहले उस क्षेत्र में भ्रमण किया जाता है, बूथ्स को देखा जाता है, लोगों से मिला जाता है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी को चंदा जुटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कड़ी मेहनत के बाद भी लक्ष्य पूरा न होने पर कांग्रेस उत्तराखंड में कुछ लाख रुपए ही जुटा पाई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके पीछे कांग्रेस की घटती लोकप्रियता है। आपको बता दें कि कांग्रेस के 138वें राष्ट्रीय दिवस पर देशव्यापी अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से 138, 1380, 13,800 या अधिकतम 1,38,000 रुपए देने की अपील की गई थी, लेकिन कांग्रेस को इस मुहिम से कोई खास फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा। से आपकी बात बिल्कुल सही है। जो उम्मीद थी, उम्मीद से हमसे कम मिला है। बहुत से लोग नहीं दे पाए हैं। कुछ का वेबसाइट डाउनलोड करने में भी दिक्कत हुई है, लेकिन दिया है, बहुत से लोगों ने दिया है। अभी वो गतिमान है। अभी न्याय में चंदा उसमें देने की बात हो रही है। बहुत से लोग दे रहे हैं, हम संपर्क कर रहे हैं लोगों से। हमें उम्मीद है कि इस महीने तक हम अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। गांव चलो कार्यक्रम के तहत उत्तरकाशी जिले में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जहां बीजेपी के गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान ने ग्राम सभा सिल्ला में रात्रि प्रवास किया, तो वहीं बीजेपी के ही पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने हिमरौल में रात्रि प्रवास किया। इस मौके पर सभी ग्रामवासियों ने विधायक का फूल मालाओं से भव्य स्वागत और सम्मान किया। साथ ही साथ ग्रामीणों के साथ रात्रि चौपाल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाएं गिनाई गई। कल से 2 दिवसीय ये जो गांव चलो अभियान के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों को जो संपर्क किया। कल रात्रि चौपाल जो ग्राम पंचायत कपनोल में थी और हिमरोल में लोगों के बीच में जनसंपर्क किया, उसके साथ धारी में और उसके बाद जो है ठोलिंका, दारसो और अन्य गांव में भी, और अभी जो है गैर के ग्राम पंचायत में जो है लोगों के साथ जनसंपर्क किया। इस दौरान जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, लोगों के बीच में एक जन जन को तक जो है इसका संदेश पहुंचाया और उन तमाम योजनाओं को देख करके आज तक जो लोगों को, महिलाओं के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।